जब जब बात तानाशाहों की होती है, हमारे दिमाग में एक ऐसे क्रूर इंसान की तस्वीर बन जाती है जो मानव के रूप में वहशी जानवर होता है, जिसे मानवता शब्द से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वो एक पागल कुत्ता, मदमस्त हाथी और वहशी शेर का मिश्रण होता है। वो बस अपने मन की ही करता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत, और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वह उसे भी तबाह कर देता है, कुचल देता है। दुनिया में बहुत सारे तानाशाह हुए हैं, जाने कितने नाम है, हिटलर, मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी और भी बहुत सारे। लेकिन आज हम जिनकी बात करेंगे वो इन सबसे बिल्कुल अलहदा था, सबसे अलग, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, क्योंकि शायद कोई और ही ऐसा इंसान हो जो इंसान की मांस को खाता होगा। जी हाँ, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक आदमखोर तानाशाह की कहानी है। आज हम बात करेंगे युगांडा के क्रूर शासक इदी अमीन की, जो अपने देश में खुद को दादा कहलवाना पसंद करता था। तो इदी अमीन का जन्म होता है उत्तरी युगांडा के कोबोको नामक शहर में साल 1925 ईस्वी में। जगह और साल में कई जगह शहर का नाम कंपाला और साल 1928 भी क्लेम किया गया है। ये इतने बैकवर्ड और गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था कि इसके जन्म की तारीख भी सही सही किसी को मालूम नहीं है। इन्होंने कभी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी नहीं लिखी, तो किसी भी बात को फैक्चुअली सही नहीं मान सकते हैं। जो रिकॉर्ड में है हमें उसी पर भरोसा करना होगा। इदी अमीन के पिता किसान थे और इस्लाम का अनुयायी थे, और उसकी मां लुगबरा जनजाति की सदस्य थी। अमीन के छोटे भाई का दावा है कि उसके बड़े भाई इदी अमीन का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था और उनके पिता वहां पुलिस में नौकरी करते थे। इदी अमीन अपने जन्म के बाद से ही संयुक्त परिवार के वातावरण से अलग हो गया। 8 भाई बहनों में वह तीसरे नंबर पर था। इदी अमीन ने प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त की थी, परंतु वह खेल कूद में अव्वल था। वो 6.5 फुट का लंबा और मोटा आदमी था। रंग का काला होने की वजह से और इस हाइट के कारण वो किसी दैत्य या फिर राक्षस के जैसा दिखता था। मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूं कि बेजोड़ जोड़ा किसी भी तरह के रेसिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ इदी अमीन के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया जा रहा है, और उसको दैत्य कहना कितना सही है यह आप आगे की वीडियो देखकर डिसाइड कीजिए। अब चलते हैं और देखते हैं इदी अमीन के करियर के बारे में एक झलक। साल था 1894, जब युगांडा को ब्रिटिश सरकार ने संरक्षित देश घोषित कर दिया था। यहाँ पर सेना भी ब्रिटिश की ही थी। इसे ब्रिटिश कॉलोनियल या फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना कहते थे। अमीन 1946 में एक सहायक रसोइये के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हुआ। उसने दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था, तथा यह कि वह बर्मा अभियान में शामिल था, किंतु रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि सूची में उसका नाम युद्ध के समाप्त होने के बाद लिखा गया था। 1947 में उसे पैदल सेना में एक निजी सैनिक के रूप में केन्या भेजा गया, और उसने 1949 तक गिलगिल केन्या में 21वीं KAR इन्फेंट्री बटालियन के लिए काम किया। उसी साल सोमाली शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए उसकी टुकड़ी को सोमालिया में तैनात किया गया। 1952 में उसकी ब्रिगेड को केन्या में मोमो विद्रोहियों के खिलाफ तैनात किया गया था। फिर उसी साल उसको कॉर्पोरेल और इसके बाद 1953 में सार्जेंट के रूप में प्रमोशन दिया गया था। सार्जेंट के आगे इनका प्रमोशन संभव नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में इसके ज्यादा का पोस्ट अफ्रीकन के लिए अलाउड था ही नहीं। अब आ गया था साल 1962, और इसी साल 2 अक्टूबर को युगांडा आजाद हो गया। किससे आजाद हुआ? ब्रिटिश से। देश के तमाम राजनीतिक गतिविधियों के साल भर बाद वहां पहला राष्ट्रपति बनता है फ्रेडरिक एडवर्ड सेकेंड। 3 साल के बाद वहां दूसरा प्रेसिडेंट बनता है मिल्टन अबोटे। यह अबोटे का ही शासनकाल था जब इदी अमीन एक सैन्य प्रमुख के रूप में युगांडा में उभरा। 2 मार्च 1966 से 25 जनवरी 1971 तक मिल्टन अबेटो युगांडा के प्रेसिडेंट रहे, और इसी दौरान इदी अमीन अपने सैन्य करियर में कमांडर इन चीफ के पोस्ट तक पहुंच गया था। यह युगांडा में आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है। यह मिलिट्री का सबसे ऊंचा पोस्ट था, उसके आगे कोई पोस्ट है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मिल्टन अबेटो का तख्ता पलट होता है और युगांडा को उसका तीसरा राष्ट्रपति मिलता है इदी अमीन के रूप में। तो इदी अमीन पहले ब्रिगेडियर जनरल फिर मेजर जनरल के पद पर बैठा। इस तरह अबेटो और इदी अमीन की नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे के पक्के साथी माने जा रहे थे, किंतु इदी अमीन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अबेटो को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यह खबर जब अबेटो को मिली तो वह इदी से दूरियां रखने लगा। इदी अमीन कुछ एक्शन लेता, इससे पहले ही मिल्टन अबेटो ने उसे कूटनीति से घेरना चाहा। उसने सैन्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया।
ईदी ने इसके जवाब के लिए ओबेटो के तख्ता पलट करने की तैयारी शुरू कर दी। वह युगांडा वासियों को अपने समर्थन में खड़ा करने में सफल रहा। उनके साथ से ईदी ने सबसे पहले ओबेटो की जो खुफिया पुलिस थी उसको खत्म करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे युगांडा की आधी जनता ईदी अमीन से जुड़ने लगी थी। ईदी को अब लगने लगा था कि वो जो भी कुछ करेगा लोग उसे अपना समर्थन जरूर देंगे, क्योंकि वे पहले ही जनता के मन में मिल्टन ओबेटो के खिलाफ जहर भर चुके थे। साल 1971 में मिल्टन ओबेटो एक राजनयिक दौरे पर सिंगापुर गए हुए थे, कुछ मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए। वहां से उन्होंने युगांडा की मिलिट्री को एक मैसेज छोड़ा कि ईदी अमीन को फौरन अरेस्ट किया जाए। ओबेटो का यह मैसेज इंटरसेप्ट किया गया एक जूनियर मिलिट्री ऑफिसर से, और वो जूनियर मिलिट्री ऑफिसर ईदी अमीन का खास था। अब ईदी अमीन को लगा कि ऐसा मौका फिर मिलने वाला है नहीं। वो सेना का अध्यक्ष था ही, और अब प्रेसिडेंट के सिंगापुर जाने के बाद वो युगांडा का सर्वे सर्वा हो गया था। उन्होंने पूरा युगांडा को मिलिट्री से घेर दिया और एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से सील कर दिया, जहां से मिल्टन ओबेटो वापस युगांडा आने वाले थे। यह खबर जब मिल्टन ओबेटो के पास पहुंचा तो वह वापस युगांडा आया ही नहीं। उन्होंने पास के ही देश तंजानिया में रहना शुरू कर दिया। अब ईदी अमीन ने अपने जनता को यह बताया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं मैं ही यहाँ का राष्ट्रपति रहूंगा। जनता इस धोखे में आ गई और फिर ईदी अमीन युगांडा का तीसरा राष्ट्रपति बन गया। अब यहाँ से शुरू होता है ईदी अमीन की तानाशाही और मौत का नंगा नाच। सत्ता संभालते ही ईदी की क्रूरता अपने चरम को छूने लगी। सबसे पहले उसने उन सभी अधिकारियों और सैनिकों को फांसी पर लटका दिया जो मिल्टन ओबेटो के समर्थन में थे। पहले साल में ही वह लगभग 9,000 सैनिकों की हत्याओं का कारण बन चुका था, वो भी तब जब वह खुद आर्मी का चीफ भी था। ईदी की तानाशाही के चलते युगांडा की अर्थव्यवस्था डोलने लगी। यह ईदी के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती थी, किंतु इसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उसने सभी एशियाइयों को यह कहकर देश छोड़ने का फरमान सुना दिया कि उसके पास युगांडा की नागरिकता नहीं है। इस लिहाज से उन्हें 90 दिनों के अंदर देश छोड़कर जाना होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सहित बाकी देशों के 80,000 से ज्यादा लोगों को युगांडा छोड़ना पड़ा। युगांडा छोड़ने वालों को यह भी फरमान सुनाया गया कि वो अपने साथ सिर्फ 2 ही बैग लेकर जा सकते हैं, वो भी उस बैग में सिर्फ उसके कपड़े होंगे। रुपए, पैसे और गहने लेकर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। ईदी अमीन के अनुसार उनकी संपत्ति अब युगांडा सरकार के अधीन है, उस पर अब उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ईदी अमीन की यातना देने के तरीकों से उसकी हिंसक सोच का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। उसने अपनी पसंद की हर खूबसूरत लड़की को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मारता था। वह लोगों को जिंदा जमीन में दफन कर देता था। कई बार तो वह जिंदा इंसानों को मगरमच्छ के आगे नील नदी में फेंक देता था। ईदी अमीन के हाथों मरने वालों में आम नागरिकों के अलावा पूर्व और सेवारत मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राजनयिक, शिक्षाविद, आदिवासी नेता, पत्रकार और कई विदेशियों की संख्या शामिल है। कई जगह तो पूरे के पूरे गांव नष्ट कर दिए गए और लाशों को वही नील नदी में बहा दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आदमखोर ईदी अमीन का खुलासा। ये हुआ कैसे? ईदी अमीन की कुल 6 पत्नियां थी और लगभग 45 बच्चे। इसका भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनके वहशीपना का अंदाज इतनी बातों से भी लगाया जा सकता है। खूबसूरत लड़कियों को वह भोग विलास की वस्तु समझता था और उसका भरपूर शोषण करता था। ईदी अमीन के पास उसका एक घरेलू डॉक्टर हुआ करता था। उसका नाम था कीबो रिंगोता, जो उसके सेहत का नियमित रूप से ख्याल रखता था। एक बार वह डॉक्टर उससे घर में ही था और फ्रिज से पानी निकालने गया, तब वो देखता है कि फ्रिज के अंदर इंसान का कटा हुआ सर और मांस रखा हुआ है। वह डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो गया और होश आने पर वह किसी तरह वहां से भाग निकला। हालांकि उनकी पत्नियां भी उनसे बहुत परेशान रहती थी और वह भी वहां से भागना चाहती थी। ईदी ने अपनी दूसरी पत्नी अडोरा और उसके प्रेमी को भी सिर्फ हत्या नहीं की थी, बल्कि उनके मांस को भी खा लिया था। ईदी अमीन के निर्भक्षी होने के एक और सबूत मिलते हैं। ये 1975 का साल था जब ईदी युगांडा के मुख्य न्यायाधीश से नाराज हो गया और उनकी हत्या करवा दी। हत्या के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल ही रही थी, तभी वहां ईदी अमीन आ गया। उसने सभी डॉक्टरों को कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया और लगभग 30 मिनट तक उस शव के साथ अकेला रहा। जब डॉक्टर उस कमरे में वापस आए तब मुख्य न्यायाधीश के शरीर के कई हिस्से गायब थे। मसलन उसका गुर्दा, उसका दिल, सब गायब हो चुके थे। इस तरह ईदी अमीन का नाम इतिहास में एक आदमखोर तानाशाह के रूप में दर्ज हो गया। आखिरी कहानी, ईदी अमीन के अंत की कहानी, सुंदर नहीं है, भयावह है। यहाँ पर अगर सीधे सीधे आपको उसके अंत की कहानी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा तो इस कहानी में है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। ये 1978 का साल था और तारीख थी 30 अक्टूबर। ईदी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला किया जाए। साथ ही उसने अपने मित्र कर्नल गद्दाफी से हेल्प मांगी, जो लीबिया का तानाशाह था।
ये युद्ध 6 महीने तक चला और तंजानिया की सेना बहादुरी से लड़ती रही। 10 अप्रैल 1979 का वो एक ऐतिहासिक दिन था जब तंजानिया की सेना ने लीबिया और युगांडा के सैनिकों को खदेड़ दिया और कंपाला पर कब्जा कर लिया। कंपाला युगांडा की राजधानी। हालांकि इदी अमीन इस बीच वहां से निकल भागने में कामयाब रहा और वह लीबिया पहुंच गया। तकरीबन 2 वर्षों तक लीबिया में कर्नल गद्दाफी के पास रहने के बाद इदी अमीन पहुंच गया सऊदी अरब। लेकिन फिर कभी पब्लिक लाइफ में उसकी कोई खबर नहीं आई। वह सऊदी में ही छुप कर रहता था। अब तक उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी और उसको कई किस्म की बीमारी भी हो गई थी। 19 जुलाई 2003 को इदी अमीन की चौथी पत्नी नालोंगो मदीना ने मीडिया को बताया कि इदी अमीन को किडनी की समस्या है और वो अपने वतन युगांडा लौटना चाहता है। इस पर तब के युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी ने यह कहा था कि जब अमीन युगांडा वापस आएगा तब उसे लोगों को उसके किए हुए पाप का जवाब देना होगा। इसके बाद किसी ने भी इस टॉपिक को दोबारा नहीं उठाया और फिर 16 अगस्त 2003 को सऊदी अरब के जद्दा में स्थित किंग फैजल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उसकी मौत हो गई।